नमस्कार। मेरा नाम कमल कांत है। आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हुए हैं और अन्य टॉपिक देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जो कि विज्ञान का टॉपिक है। तो लीजिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे शक्कर का पानी में घुलना, दूध से दही जमना, कभी कभी दूध खट्टा हो जाना, रबड़ का खिंचना आदि विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हैं। व्यापक रूप से परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बदलता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। दैनिक जीवन में अनुभव किए जाने वाले कुछ भौतिक परिवर्तनों के कारक, परिवर्तन के पूर्व तथा पश्चात की स्थिति को जानें। क्रम संख्या, पदार्थ वस्तु, परिवर्तनकारी कारक, परिवर्तन से पूर्व की अवस्था, परिवर्तन के बाद की अवस्था। पहला है जल, जिसे हम ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं और जो कि द्रव से भाप में बदल जाता है। ऐसे ही है मोम, जिसे हम गर्म करते हैं, वो ठोस से द्रव में बदल जाता है। नमक, जब इसे नमी की स्थिति में रखते हैं, आर्द्रता की उपस्थिति में रखते हैं, तो ये ठोस से द्रव में बदल जाती है। इसी प्रकार जल है, अगर इसे फ्रीज में रखें तो जो कि द्रव होता है, जल होता है, वो ठोस बन जाता है, बर्फ बन जाता है। ऐसे ही हमारे पास चीनी है, जो कि जल में डालने पर ठोस होती है और जल में डालने पर द्रव में बदल जाती है। ये हैं भौतिक परिवर्तन। अब हम भौतिक परिवर्तन को एक क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। यदि हम बर्फ को ऊष्मा देते हैं तो वह ऊष्मा पाकर जल में परिवर्तित हो जाती है। अब पुनः यदि इस जल को और ऊष्मा दी जाती है तो वह भाप में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। इन सभी परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बना तथा पदार्थ के अणुओं की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमारे पास बर्फ है, हमने उसे ऊष्मा दी जो कि जल बन गया, और जल को हमने पुनः और ऊष्मा दी और जिससे कि वह भाप बन गया। इसमें जल की जो आणविक संरचना है, अणु है, उनकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, जिससे सामान्यतः पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। दैनिक जीवन में अनुभव किए जाने वाले कुछ रासायनिक परिवर्तनों के कारक, परिवर्तन के पूर्व तथा पश्चात की स्थिति को जानें। एक हम टेबल बना रहे हैं और एक उदाहरणों से हम आपको समझाएंगे। क्रम संख्या है, पदार्थ या वस्तु है, परिवर्तनकारी हैं, परिवर्तन के पूर्व की अवस्था है, परिवर्तन के बाद की अवस्था है। जैसे पहले क्रम संख्या है, हम देख रहे हैं कागज़ है, जिसे हम जला देते हैं, जो कि सफ़ेद होता है और सफ़ेद से वो कागज़ काला हो जाता है। नंबर 2 पर है माचिस, जिसे हम ऊष्मा देते हैं, जो कि फास्फोरस होती है, भूरे रंग की होती है, आपने देखा होगा दिया सलाई होती है, और जो कि काली हो जाती है। इसी प्रकार चीनी होती है, जिसे हम गर्म करते हैं और जो कि सफ़ेद रंग की होती है, और जब हम उसे गर्म कर देते हैं तो वो भूरे रंग की हो जाती है। इसी प्रकार देखें आप, एक उदाहरण है हल्दी का। इसे साबुन के संपर्क में रखते हैं, जब साबुन के साथ रखते हैं इसे, तो हल्दी जो कि पीले रंग की हो जाती है और साबुन के संपर्क में आने के बाद ये लाल रंग की हो जाती है। और इसी प्रकार एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है चूने का पानी। चूने के पानी में यदि हम लगातार फूंक मारें तो चूने का पानी जो होता है वो रंगहीन होता है, और रंगहीन पानी में, चूने के पानी में यदि हम फूंक मारते हैं तो वो फूंक मारने के पश्चात धीरे धीरे वो पानी दूधिया होने लगता है। चूने का पानी जो होता है, हम जो फूंक मारते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है हमारी फूंक में। चूने का पानी जो होता है वो उससे क्रिया करके दूधिया हो जाता है।
विस्तार से इसे आगे देखेंगे। इस पूरे क्रियाकलाप में आप मोम के ठोस, द्रव तथा गैस तीनों ही अवस्थाओं में परिवर्तन का अवलोकन कर सकते हैं। ठोस जैसे कि आप देख रहे हैं खड़ी मोमबत्ती, द्रव जलती हुई लौ के नीचे पिघला हुआ मोम, और गैस बुझने पर के बाद मोमबत्ती से निकलने वाली मोम वाष्प सफ़ेद धुआं, जैसे कि आपने चित्र में देखा कि ठोस मोम गर्म करने पर पिघल जाती है तथा हिलाने डुलाने पर जो कि हिलने डुलने लगती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है, पुनः ठंडा करने पर स्थिर हो जाती है या जम जाती है और ठोस में बदल जाती है। ये भौतिक परिवर्तन है। प्रत्येक दिशा में मोम मोम ही रहेगा। अब वास्तव में मोम वाष्प ही जलती है, तभी तुरंत बुझी मोमबत्ती के निकट जलती तीली की लौ ले जाने पर लौ को मोम वाष्प दूर से ही खींच लेती है। मोम व ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। जब मोम जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। मोम वाष्प का जलना अर्थात मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक क्रिया है, किंतु क्योंकि मोम वाष्प वायुमंडल में ऑक्सीजन से क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाती है। आगे हम देखेंगे इसके बारे में। ग्लूकोज का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि काली चूने का जल में घुलना रासायनिक परिवर्तन है। आधा बीकर पानी लीजिए, जैसे कि हमने चित्र में देखा, उसमें लगभग 3-4 चम्मच ग्लूकोज डाल के चम्मच से हिलाएं। आप देखेंगे कि ग्लूकोज घुल गया तथा बीकर की तली हाथ से छूने पर ठंडी लगती है। इसी प्रकार एक और बीकर में आधा गिलास पानी लें, उसमें 3-4 चम्मच बारीक काली चूना कैल्शियम ऑक्साइड डालें तथा चम्मच से काली चूना को मिलाएं और घोलाएं तथा इसकी तली को छूने पर आप देखें तो ये तली हमें गर्म प्रतीत होगी। ऐसा क्यों है, आगे देखते हैं। ग्लूकोज और जल मिलकर ग्लूकोज का शरबत और बनाते हैं, जिससे कि ऊष्मा का शोषण होता है। और काली चूना और जल का जब क्रिया होती है तो चूने का पानी बनता है और ऊष्मा का सेंपण होता है, मतलब ऊष्मा निकलती है। पुनः यदि आप ग्लूकोज के घोल को पूरी तरीके से वाष्पित करेंगे तो ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा, किंतु काली चूने के घोल को पूर्णतः वाष्पित करने से काली चूना पुनः प्राप्त नहीं होता है। अतः ग्लूकोज का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन है तथा काली चूने का जल में घुलना रासायनिक परिवर्तन है। आपने इन दोनों परिवर्तनों को देखा और समझा। जल्दी आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।